सुरेश अपनी पत्नी का फोन अनलॉक करता है, किसी खास चीज की तलाश में नहीं, बस एक अजीब सा शक जो पिछले कुछ दिनों से उसके दिमाग में बार बार आ रहा था। लेकिन फोन खोलते ही उसकी नजर एक फोटो पे पड़ती है। एक फोटो उसके अपने 5 महीने के बेटे ध्रुवन की। उस पे समय लिखा था 4 नवंबर 3:18। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ध्रुवन की मौत 2 दिन पहले ही हो चुकी थी। तो फिर उसकी माँ के फोन में उसकी मौत के 2 दिन बाद की फोटो कहाँ से आई? और सबसे अजीब बात, ये फोटो किसी भी डॉक्टर को नहीं भेजी गई थी, ना ही किसी रिश्तेदार को। ये भेजी गई थी एक ऐसे नंबर पर जो फोन में राजेश के नाम से सेव्ड था। लेकिन ये राजेश कोई मर्द नहीं था। सुरेश के दिमाग में एक ही सवाल था कि मेरी पत्नी अपने मरे हुए बच्चे की फोटो किसी राजेश को क्यों भेज रही थी। उसने तुरंत ही भारती यानी उसकी पत्नी को फोन मिलाया और सीधा सवाल पूछा, और जो जवाब उसे मिला उसने सुरेश की पूरी दुनिया हिला दी। क्योंकि उस कॉल में भारती ने रोते हुए अपनी ही आवाज में कबूल किया कि ध्रुवन की मौत किसी हादसे में नहीं हुई थी और उसने ही अपने 5 महीने के बेटे को अपने ही हाथ से मार डाला था। लेकिन अगर कहानी यहीं खत्म होती तो शायद ये सिर्फ एक माँ की अपने बच्चे के खिलाफ किए गए जुर्म की कहानी होती। लेकिन पुलिस की जांच ने एक और सवाल खड़ा कर दिया, क्या भारती ने ये सब खुद डिसाइड किया था या कोई और था जो महीनों से उसके दिमाग में एक ही बात डाल रहा था? एक ऐसा इंसान जो चाहता था कि ध्रुवन इस दुनिया से गायब हो जाए। और सबसे खौफनाक बात, वो इंसान सुरेश के लिए कोई अजनबी नहीं था। ये कहानी है ध्रुवन की, उसकी माँ की और उस इंसान की जिसका असली रिश्ता सुरेश अपने घर के पास रहते हुए भी 3 साल तक नहीं जान पाया। चलिए शुरू से सुनते हैं। तमिलनाडु के कृष्णगिरी डिस्ट्रिक्ट में केलमंगलम के पास एक छोटा सा गांव है, चिनाटी। यहाँ की जिंदगी काफी सिंपल थी, खेत, मजदूरी और रोज की मेहनत। और इसी गांव में रहता था 38 साल का सुरेश, लेबर का काम करके अपना घर चलाने वाला एक सीधा साधा आदमी। उसकी 25 साल की पत्नी भारती घर चलाती थी। दोनों की 2 बेटियां थी, 5 और 3 साल की। बाहर से देखने पर एक नॉर्मल मेहनतकश परिवार, लेकिन घर के अंदर सब कुछ नॉर्मल नहीं था। पिछले कुछ सालों में उनके बीच की छोटी छोटी बातें बड़ी लड़ाइयों में बदल रही थी। और कभी बात इतनी बढ़ जाती कि सुरेश की छोटी बहन को बीच में आकर इंटरवीन करना पड़ता और उसकी 2 बेटियों को अपने साथ ले जाना पड़ता। और जब भी कभी झगड़ा ज्यादा बढ़ता तो भारती बच्चों को वहीं छोड़कर अपने मायके चले जाती। सुरेश उसे बहुत मनाता और जैसे तैसे उसे मायके से वापस ले आता। लेकिन सुरेश खुद भी ये बात समझ नहीं पा रहा था कि असल में प्रॉब्लम थी क्या। बस इतना महसूस होता था कि उसके घर में कुछ ऐसा था जिसके बारे में उसे पता नहीं था। और फिर 2025 में भारती ने अपने तीसरे बच्चे को जन्म दिया, एक बेटा। नाम रखा गया ध्रुवन। एक नए बच्चे के आ जाने के बाद ऐसा लगा जैसे चीजें वापस से ठीक हो रही थी। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर नहीं टिकने वाला था। ध्रुवन जितना बड़ा होता गया, भारती के बिहेवियर में कुछ और ही बदलाव आने लगे। कभी वो बिना वजह चिड़चिड़ी हो जाती और अपना फोन हमेशा अपने पास रखती, और अगर कोई उसके फोन को छूने तक की कोशिश करता तो वो नाराज हो जाती। सुरेश ने धीरे धीरे ये सारी चीजें नोटिस करना शुरू कर दिया। और एक और चीज, जब भी भारती ध्रुवन को गोद में लेती तो उसके चेहरे पे वो खुशी नहीं दिखती जो एक माँ के चेहरे पे होती है अपने बच्चे को गोद में बिठाकर। कभी उदासी, कभी गुस्सा, जैसे ध्रुवन उसके लिए कोई खुशी नहीं बल्कि बोझ बन गया हो। सुरेश ने कई बार पूछा कि क्या सब ठीक है, लेकिन भारती का जवाब हमेशा एक ही होता कि कुछ नहीं, तुम बस बेवजह परेशान हो रहे हो। सुरेश उसे समझाता रहा, वो परिवार की बात करता, उनके अच्छे फ्यूचर की बात करता, उसे घुमाने ले जाता, वो हर एक मुमकिन कोशिश करता जिससे भारती पहले की तरह हो जाए। लेकिन सुरेश को ये पता नहीं था कि भारती को समझाने वाला वो एक अकेला इंसान नहीं था, कोई और भी था जो पर्दे के पीछे से भारती को कुछ और ही समझा रहा था। और धीरे धीरे उसके दिमाग में एक ऐसी सोच पैदा कर रहा था जिसका अंजाम ध्रुवन की मौत होने वाला था। 2 नवंबर की सुबह सुरेश काम पर निकल चुका था। बच्चे स्कूल जा चुके थे और घर में सिर्फ अब 2 लोग थे, एक माँ और उसका एक 5 महीने का बेटा। भारती ने ध्रुवन को के लिए गोद में लिया, लेकिन ये रोज जैसा पल नहीं था। उसने अपना हाथ बच्चे के मुंह और नाक पर रखा और जोर से दबाना शुरू कर दिया। ध्रुवन ने रेजिस्ट किया, लेकिन अपनी ही माँ के हाथों के सामने वो और कर भी क्या सकता था। कुछ ही देर में सब कुछ खत्म हो गया और फिर भारती ने शोर मचाना शुरू कर दिया। आसपास के लोगों को बुलाया, आंखों में आंसू लाए और कहा, मेरा बच्चा अचानक बेहोश हो गया। दूध पिलाते हुए
उसका दम घुट गया। उस वक्त किसी को भी उस पर कोई शक नहीं हुआ। सबको यही लगा कि बेचारी माँ ने अपने बच्चे को इतनी कम उम्र में खो दिया। लेकिन असल सच अभी जमीन के नीचे दफन होने वाला था। घर वाले घबराते हुए आए, ध्रुवन को हॉस्पिटल ले गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर्स को बच्चे की मौत के सर्कमस्टांसेस नॉर्मल नहीं लगे और उन्होंने पोस्टमार्टम की रिक्वेस्ट करी। लेकिन ध्रुवन के पिता सुरेश ने साफ तौर पे मना कर दिया कि मेरा बच्चा इतना छोटा है, मैं उसके शरीर पे नहीं चलने दूंगा। एक पिता का दर्द जिसे उसने उस वक्त सच नहीं देखने दिया। ध्रुवन को उनकी अपनी जमीन पर दफन कर दिया गया और दुनिया की नजर में कहानी वहीं पर खत्म हो गई। एक नन्हा बच्चा गुजर गया और एक परिवार टूट के रह गया और एक माँ अपने बच्चे को हमेशा हमेशा के लिए खो चुकी थी। लेकिन सुरेश के दिमाग में कुछ था जो बार बार वापस आ रहा था। वो था भारती का बिहेवियर। फ्यूनरल के बाद सुरेश ने भारती को देखा और उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। भारती रो नहीं रही थी और इतना सब हो जाने के बाद वो बिल्कुल टूटी हुई नहीं लग रही थी। वो ऐसी लग रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुरेश के दिमाग में एक सवाल आया, एक माँ जिसने अभी अभी अपने 5 महीने के बच्चे को खोया है, वो इतनी शांत कैसे हो सकती है? और ये सवाल उसके दिमाग में चलता रहा। और फिर 4 नवंबर को सुरेश ने वो काम किया जिसने इस पूरे केस को पलट कर रख दिया। जब भारती दूसरे कमरे में थी, सुरेश ने चुपके से उसका फोन उठा लिया। हालांकि उसे बिल्कुल नहीं पता था कि उस फोन में क्या मिलेगा, लेकिन कुछ ही मिनट बाद उसे समझ आ गया कि जिस घर में वो 3 साल से रह रहा था, शायद वो उस घर को कभी जानता ही नहीं था। फोन खोलने के बाद सबसे पहले सुरेश की नज़र फोटोज और वीडियोस पर पड़ी और फिर एक के बाद एक चीज़ें सामने आने लगी। सुरेश के पड़ोस में एक लड़की रहती थी, 20 साल की सुमित्रा। भारती और सुमित्रा के बीच एक दोस्ती हुई, साथ में सब्जी लेना, बाजार जाना वगैरह वगैरह। लेकिन धीरे धीरे ये साथ दोस्ती से आगे बढ़कर एक इंटीमेट रिलेशनशिप में बदल गया। और ये कोई हाल ही में हुई चीज़ नहीं थी, ये पिछले 3 साल से चल रहा था। फोटोज, वीडियोस, रोमांटिक इंस्टाग्राम रील्स, सब कुछ फोन में था। और भारती ने अपने चेस्ट पे सुमित्रा का नाम भी टैटू करवाया था, सुम्मी करके। सुरेश के लिए ये बहुत बड़ा शौक था कि 3 साल से उसकी पत्नी एक रिलेशनशिप चला रही थी, वो भी एक ऐसा रिलेशनशिप जिसे इंडिया में अभी भी टैबू माना जाता है। लेकिन फिर सुरेश ने फोन में एक और नाम देखा, राजेश। ये वही नाम था जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था। और पहले सुरेश को ये एक नॉर्मल नाम लगा, लेकिन चैट्स खोलते ही सुरेश को यह एहसास हो गया कि राजेश कोई मर्द नहीं था, बल्कि सुमित्रा ही थी। भारती ने उसका नाम बदलकर फोन में सेव किया हुआ था। लेकिन यहाँ सुरेश के लिए सबसे खौफनाक चीज सिर्फ ये नहीं थी कि भारती का एक रिलेशनशिप था। खौफनाक चीज ये थी कि सुरेश सुमित्रा को अच्छी तरह से जानता था। सुमित्रा का सुरेश के घर में आए दिन आना जाना लगा रहता था। वो हर एक फेस्टिवल्स में वो उनके घर जाती, एक फ्रेंड की तरह मिलती। और फेस्टिवल्स के वक्त जब पूरा मोहल्ला एक दूसरे के घर जाता तो सुमित्रा भी उनके घर आती थी और सुरेश के सामने एकदम नॉर्मल बिहेव करती थी। वो भारती के साथ बैठती, किचन में मदद करती, एकदम एक नॉर्मल पड़ोसी की तरह। सुरेश ने कई बार उनको काफी क्लोज भी साथ में देखा, लेकिन फिर उसको लगा कि ये दोनों बस अच्छे दोस्त हैं आपस में। लेकिन अब सुरेश को एक और सवाल सता रहा था कि क्या सुमित्रा सिर्फ भारती की एक सीक्रेट पार्टनर थी या फिर ध्रुवन की मौत में उसका भी कोई रोल था। सुरेश ने फोन को और स्क्रॉल किया और तब उसकी नजर एक फोटो पर पड़ी। ध्रुवन, वही बच्चा जिसे 2 दिन पहले वो दफन करके आया था। टाइम स्टैम्प था 4 नवंबर 3:18। सुरेश कुछ सेकंड तक बस स्क्रीन को देखता रहा। उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं था। फिर ये फोटोज किसके लिए और क्यों? उसने फोटो का रिसीवर देखा, राजेश यानी सुमित्रा। अब सवाल ये था कि भारती अपने गुजरे हुए बच्चे की फोटो सुमित्रा को क्यों भेज रही थी। और बस यहीं पर इस केस का सबसे डिस्टर्बिंग हिस्सा शुरू होता है। इन मैसेजेस और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला कि सुमित्रा का भारती पर काफी इन्फ्लुएंस था। ध्रुवन के पैदा होने के बाद भारती अपने बच्चे के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना चाहती थी और यही चीज उन दोनों के इस रिलेशनशिप या अफेयर में एक बड़ी प्रॉब्लम बन चुका था। पुलिस के मुताबिक सुमित्रा को ध्रुवन इस रिलेशनशिप के लिए एक रुकावट लगता था। लेकिन यहाँ एक बात समझना काफी जरूरी है कि ध्रुवन को मारना एक पल का डिसीजन नहीं था। इन्वेस्टिगेशंस के मुताबिक सुमित्रा ने महीनों तक भारती को इन्फ्लुएंस किया था। धीरे धीरे बार बार उसके दिमाग में एक ऐसी तस्वीर बनाई गई जहां उन दोनों के फ्यूचर में ध्रुवन के लिए कोई जगह नहीं थी। और शायद यही वो वजह थी कि ध्रुवन के पैदा होने के बाद भारती का बिहेवियर काफी बदल गया। सुरेश को अब अपने घर के पुराने सीन्स याद आने लगे। भारती का अचानक गुस्सा हो जाना, फोन छुपाना, रात रात भर किसी से बात करना और ध्रुवन के साथ उसका बदलता बिहेवियर।
इट ऑल स्टार्टेड मेकिंग सेंस टू हिम नाउ। लेकिन सुरेश के पास अभी भी एक सवाल बचा था कि क्या भारती ने अपने बच्चे को सच में खुद मारा, या जो भी उसने बोला वो सारा दबाव में आके बोला। और इस सवाल का जवाब सुरेश को खुद भारती से चाहिए था। सुरेश ने इन सारी चीजों को जोड़कर अपने सामने रखा और फिर भारती को कॉल लगाया। उसने फोन की रिकॉर्डिंग को भी ऑन कर दिया। शुरू में भारती ने मना कर दिया और काफी झूठ भी बोला, लेकिन सुरेश नहीं रुका। वो एक के बाद एक सवाल करता गया और फिर भारती का सारा झूठ टूटने लगा। आखिरकार भारती ने कबूल किया कि उसी ने ध्रुवन का मुंह और नाक दबाया था और उसे मौत के घाट उतार दिया, और कि मारते वक्त उसमें सुमित्रा का कोई रोल नहीं था। उसने रोते हुए ये भी कहा, मैंने जो भी किया वो बहुत बड़ा ना माफ करने वाला पाप है। मैं तुम्हारे पैरों में गिर जाऊंगी, जब तक जीऊंगी तुम जो कहोगे वो करूंगी। सुरेश ने रिकॉर्डिंग सेव कर ली, लेकिन एक और सच का बाहर आना बहुत ज़रूरी था कि क्या सुमित्रा ही वो थी जिसने इस पूरे प्लान की और मर्डर की भी प्लॉटिंग करी थी, यानी कि कैसे करना है, क्या करना है वगैरह। उसके लिए सुरेश सीधा केलमंगलम पुलिस स्टेशन पहुंच गया। उसने पुलिस को फोटोज दिए, मैसेजेस दिए और वो सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी। पुलिस के लिए अभी तक ये केस एक एक्सीडेंटल डेथ की तरह ही था, लेकिन अब की बार सुरेश के पास काफी सारे एविडेंसेस थे। एक कन्फेशन, फोन रिकॉर्ड्स, मैसेजेस, व्हाट्सएप इमेजेस और सबसे बड़ा एविडेंस ध्रुवन की मौत के बाद उसकी खींची गई फोटो सुमित्रा को भेजना। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू करी और कोर्ट की परमिशन के बाद ध्रुवन की बॉडी को उसी जमीन से एक्सह्यूम किया गया, यानी बाहर निकाला गया जहां उसे दफनाया गया था, क्योंकि पुलिस और कोर्ट को फॉरेंसिक प्रूफ की जरूरत थी। और ऑटोप्सी में ये कंफर्म हुआ कि ध्रुवन की मौत एस्फिक्सिएशन यानी दम घुटने से हुई थी। इन्वेस्टिगेटर्स अब एक सवाल के पीछे लग गए कि भारती इतना एक्सट्रीम कदम लेने को तैयार भी कैसे हुई। भले ही सुमित्रा ने उसे कितना ही फोर्स किया हो, लेकिन एक माँ अपने बच्चे को इस कदर कैसे मार सकती है। भारती और सुमित्रा दोनों को उनके घर से उठा लिया गया और इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि ये सारा प्लान सुमित्रा का ही था, यानी उनके स्टार्ट के रिलेशनशिप से लेके ध्रुवन की मौत, कैसे क्या, हर कुछ सारा कुछ सुमित्रा ने प्लान किया था। वो बताती है कि ध्रुवन के पैदा होने के बाद भारती अपने बच्चों और अपनी फैमिली के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगी। सुमित्रा को लगने लगा कि भारती अब उससे दूर हो रही है। वो उसकी फैमिली से अब जलने लगी और धीरे धीरे ये जलन एक ऑब्सेशन में बदल गया। उसने भारती को मैनिपुलेट करना शुरू किया और उस पर बहुत ज्यादा दबाव डालना स्टार्ट किया, और महीनों तक चले इस इन्फ्लुएंस के बाद भारती ने अपने ही बेटे को मौत के घाट उतार दिया। अब इस सबके बाद पुलिस के पास सिर्फ एक कन्फेशन नहीं था, बल्कि फोन से मिले फोटोग्राफ्स, मैसेजेस थे, सुरेश की रिकॉर्डिंग थी, ध्रुवन की एक्सह्यूमेशन और फॉरेंसिक फाइंडिंग्स भी थी। इन सभी सबूतों को मद्देनजर रखते हुए उन दोनों को धर्मपुरी जेल भेज दिया गया। इस केस में मुझे सबसे डिस्टर्बिंग चीज ये लगी कि जिस औरत को सुरेश अपना पड़ोसी मानता था, जो औरत उसकी पत्नी की दोस्त बनकर फेस्टिवल्स में हर एक मौके पे उसके घर आती, उसी औरत ने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। और सुमित्रा और भारती इतने क्लोज थे कि शायद इसी वजह से सुरेश को कभी शक ही नहीं हुआ, क्योंकि कभी कभी सबसे गहरे राज अजनबियों के पीछे नहीं छुपे होते, वो उन्हीं चेहरों के बीच छुपे होते हैं जिन्हें हम रोज देखते हैं। मासूम ध्रुवन सिर्फ 5 साल का था। उसकी दुनिया में ना कोई दुश्मनी थी, ना कोई गलती और ना ही कोई गुनाह। उसकी सिर्फ एक पहचान थी, वो एक मासूम बच्चा था, और फिर भी उसे उसकी ही माँ के हाथों खामोश कर दिया गया। एक बच्चे की मौत, एक सीक्रेट रिलेशनशिप और महीनों का मैनिपुलेशन, और एक फोन जिसने वो सारा सच सामने ला दिया जो शायद कभी सामने नहीं आता। क्योंकि सुरेश ने अगर उस दिन वो फोन नहीं खोला होता तो शायद ध्रुवन की मौत हमेशा हमेशा के लिए एक एक्सीडेंट बनकर रह जाती, और सुरेश शायद जिंदगी भर सिर्फ ये मानता रह जाता कि उसने अपने बेटे को एक हादसे में खो दिया। आपको इस पूरे केस में सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग क्या लगा, कमेंट्स में जरूर बताना। ऐसी ही ट्रू क्राइम स्टोरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले केस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।